आज हम आप लोगों को कक्षा 10 की बायोलॉजी के जो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन समझाए थे, आज 7 क्वेश्चन हो गए थे आप लोगों के। इसके बाद आज हम आप लोगों को इसके आगे के क्वेश्चन समझा रहे। तो आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों ने जो पिछला वीडियो था उसमें आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी, पूरे क्वेश्चन आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, फिर भी नोट कर ली होगी। आज हम आप लोगों को जो कक्षा 10 की बायोलॉजी समझा रहे थे तो उसमें क्वेश्चन है आज आपका नेक्स्ट कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं व इसके उत्पाद क्या हैं या कौन हैं। जो स्वपोषी पोषण होता है वो स्वपोषी पोषण मतलब वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसमें आते हैं पौधे। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। मतलब वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके बाद हम आप लोगों को समझा रहे क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान से पढ़ना। आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो 100% आप लोगों को क्वेश्चन पूरे समझ में आएंगे। क्वेश्चन है आपका कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं और उसके उत्पाद क्या हैं। तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि उसके जो आवश्यक परिस्थितियां होती हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहले अपन ले लो कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए बहुत उपयोगी होती है। और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? वायुमंडल से। वायुमंडल से सबसे पहले वो क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद उन्हें चाहिए होता है सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिलता है उन्हें? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य से क्या मिलता है उन्हें? सूर्य का प्रकाश। फिर है उसके बाद जल। तो जल कहाँ से मिलता है उन्हें? पृथ्वी से। पृथ्वी से मृदा से क्या करते हैं वो जल अवशोषित करते हैं। फिर लास्ट में चाहिए होता है उन्हें क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जिसे अपन हरित लवक भी कहते हैं। तो क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। जो पौधे की पत्तियां होती हैं हरी, उनमें क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल या हरित लवक। इसी कारण की पत्तियां कैसी होती हैं? हरी। तो आप लोगों को सबसे पहले लिखना है आंसर में कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल लेना कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। अब सबसे पहले अपन जो लिखेंगे वो लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड जो कहाँ से खींचते हैं? ये वायुमंडल से। उसके बाद है अपना सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश कहाँ से प्राप्त करते हैं? सूरज से। फिर है अपना जल। जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? मृदा से या भूमि से। भूमि से वो जल अपनी जड़ पौधे अपनी जड़ों द्वारा क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। तो जल। लास्ट है अपना क्लोरोफिल जिसे क्या कहते हैं? हरित लवक। और हरित लवक पौधों की पत्तियों में उपस्थित होता है। हरित लवक के कारण ही पौधे की पत्तियां कैसी होती हैं? हरी होती हैं। ये हो गए 4 कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल और हरित लवक। ये आवश्यक परिस्थितियां होती हैं। इसी के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों में। अगर इनमें से एक भी उत्पाद उत्पन्न नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या नहीं होगी? संपूर्ण नहीं होगी। इसके बाद हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इनके अंतिम उत्पाद क्या बनते हैं।
तो अंतिम उत्पाद बनते हैं हरित लवक को क्लोरोफिल भी कहते हैं। अंतिम उत्पाद इनके बनते हैं ग्लूकोज जिसे कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, क्योंकि वही भोजन है उसका, पौधों का भोजन है ग्लूकोज, उसे ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और जल और ऑक्सीजन, लास्ट में 3 उत्पाद बनते हैं, ग्लूकोज, जल, ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद हम आप लोगों को ये समझा रहा है यहाँ पे सबसे पहले जो होता है अब हम आप लोगों को उत्पाद बता रहे। उत्पाद में सबसे पहले जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, सबसे पहले क्या चाहिए होता है उन्हें? कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 प्लस उसके बाद क्या चाहिए होता है उन्हें? जल। अब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसकी उपस्थिति में होती है? क्लोरोफिल। हरित लवक बताया भी हमने आप लोगों को कि क्लोरोफिल व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, तो इससे उत्पाद क्या बनता है? ग्लूकोज C6H12O6। यह है ग्लूकोज प्लस O2 प्लस H2O। ठीक है, ऑक्सीजन व जल। लेकिन अपन को इनका संतुलन करना है, तो सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु होते हैं वो कितने होते हैं? 6, जल के 12, इसके 6, इसके 6। अपन देख लो यहाँ पे जो कार्बन के हैं वो कितने हैं? 6। ऑक्सीजन के कितने हैं? 12। 6 दूनी 12। यहाँ पे जो H के हैं H2O, इसके कितने हैं? 12। इसके बाद यहाँ पे जो कार्बन के हैं वो कहाँ कितने हैं? यहाँ पे 6। और जो HO ऑक्सीजन के जो है 6 यहाँ पे हैं, और इसके बाद 12 यहाँ पे हैं, और 6 यहाँ पे हैं। 6 और 6 12, और 12 कितने हो गए? 24। यहाँ पर देखो 12 और 2, 12 दूनी 24, तो हो गए यहाँ पे 24। 6 यहाँ पे हो गए, 6 दूनी 12 यहाँ पे हो गए। देखो 2, 6 दूनी 12 और इतने 12, 12 12 24, तो यहाँ पे कितने हो गए? 24। अब आप लोग इस पर नाम लिख लो। ग्लूकोज C6H12O6, ये है ग्लूकोज का सूत्र, और ये बनता ग्लूकोज के बगल में अपन कोष्टक में कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट ये है ऑक्सीजन, और ए यहां पे नहीं बन रहा है तो हम नीचे लिख दे रहे हैं इसे जल। अपने 3 उत्पाद उत्पन्न हो गए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। क्या? भोजन बन गया, ग्लूकोज बन गया, और ऑक्सीजन जो अपन को मिलता है, ऑक्सीजन जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? निकालते हैं या निष्कासित करते हैं। और जल, पौधों की वजह से क्या होते हैं? जल बरसता है ना, पानी बरसता है, तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन व जल। इसके बाद हम आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन समझा रहे हैं। आपका 9वां क्वेश्चन है कि वायवीय श्वसन, उसे ही ऑक्सीसेशन बोलते हैं, तथा अवायवीय या अनॉक्सी श्वसन में 5 अंतर लिखिए। वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में 5 अंतर लिखिए, और कुछ अवायवीय जीवों के नाम लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो वायवीय श्वसन ऑक्सी श्वसन है, तो उसमें दिया हुआ है कि ऑक्सी
और अवायवीय मतलब अनॉक्सी। तो वायवीय श्वसन है मतलब जिसमें वायु उपस्थित होती है, ऑक्सीजन उपस्थित होती है, और अनॉक्सी मतलब जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है। तो हम आप लोगों को समझा रहे, यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से आपके जो 2021 में परीक्षा होगी उसकी दृष्टि से बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है। इसमें 90% आने की आशंका है, इसका परीक्षा में आने की क्या है, आशंका है। तो आप लोग ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा, इसे ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। और जो आप लोगों को हमने पिछले 8 क्वेश्चन समझा चुके हैं वो आप लोग फेयर में कंप्लीट पूरे कर लेना और अच्छे से समझना, वो समझ में आ जाएंगे अच्छे से। तो आप लोग देखिए यहाँ पे पहले हम आप लोगों को अच्छे से समझा रहे हैं, मौखिक समझा रहे हैं, तो आप लोग देखते जाना, आपको समझ में आ जाएंगे मौखिक। उसके बाद हम आप लोगों को नोट करवाएंगे, तो आप लोग फेयर में क्या कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। तो हम आप लोगों को समझा रहे हैं पहला कि वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन मतलब ऑक्सी श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है, वायु उपस्थित होती है, वो क्या कहलाता है, वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन। और जिसमें वायु अनुपस्थित होती है, ऑक्सीजन क्या होती है, अनुपस्थित होती है, वो क्या कहलाता है, अनॉक्सी श्वसन। हो गया आपका पहला अंतर। दूसरा अंतर है आप लोगों का कि यह है वायवीय श्वसन उच्च जीवधारियों में होता है। उच्च मतलब जैसे कि मानव है, पौधे हैं, छोटे पक्षी हैं, हिरण हैं, ये सब क्या है, उच्च जीवधारी। तो वायवीय श्वसन उच्च जीवधारियों में होता है और अवायवीय श्वसन निम्न स्तर के जीवधारियों में होता है। निम्न स्तर मतलब छोटे जीवधारियों में, जैसे कि ईस्ट है, जो मनुष्य किसी के अपने पेट में पाए जाते छोटे कीड़े, फीता कृमि, उसमें क्या होता है, अवायवीय श्वसन। ईस्ट है, फीता कृमि आदि इत्यादि में अवायवीय श्वसन पाया जाता है, ठीक है। ये उच्च स्तरीय जीवों में और ये निम्न स्तरीय जीवों में। इसके बाद जो अपना तीसरा अंतर है वो है कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। मतलब इसमें जो उच्च जीवधारी है वायवीय श्वसन में जो ग्लूकोज बनता है तो उसका क्या हो जाता है, पूर्ण विखंडन हो जाता है, पूर्ण क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। लेकिन जो छोटे जीवधारी होते हैं अवायवीय श्वसन में, जिसमें अवायवीय श्वसन होता है, तो इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है, इनमें अपूर्ण विखंडन होता है। ग्लूकोज का इसमें अपूर्ण विखंडन होता है। इसके बाद जो अपना चौथा है कि इसमें जो अंतिम उत्पाद है वायवीय श्वसन में, जो अंतिम उत्पाद बनता है वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड व जल। वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड व जल होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड तो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो होता है, लेकिन जल नहीं होता है। इसमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। तो अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड व लैक्टिक अम्ल होता है। इसके बाद जो अपना पांचवा है कि इसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो क्या होता है, एटीपी। तो एटीपी में अपन लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे 38 एटीपी। ऊर्जा इसमें अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है, कितनी होती है, 38 एटीपी। लेकिन अवायवीय श्वसन में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कम मात्रा में होती है, इसमें कम मात्रा में होती है, तो लिखेंगे अपन कितनी होती है, 2 एटीपी। इसके बाद जो अपना लास्ट है छठवां अंतर कि अपन को लिखना 5 ही है पर अपन यहाँ पे 6 समझा रहे हैं। छठवां है अपना कि यह क्रिया वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन कहाँ पे होती है, कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। वायवीय श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और लास्ट है अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन में जो क्रिया होती है वो होती है कोशिका द्रव्य व मानव पेशी में क्या होती है, यह क्रिया होती है। अब आप लोग पूरे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हमने आप लोगों को अभी समझा दिया, हम एक बार और समझा रहे हैं, आप लोग साथ में नोट करते जाना। सबसे पहले है वायवीय श्वसन में पहला अंतर है कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। वायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है।
इसके बाद जो दूसरा है वायवीय श्वसन में कि यह क्रिया उच्च जीवधारियों में होती है, जैसे पौधों, मानव, हिरण, पक्षी आदि। इसके बाद अवायवीय श्वसन या अनोक्सिक श्वसन जो है यह क्रिया निम्न जीवधारियों में होती है, जैसे ईस्ट व फीताकृमि। इसके बाद जो तीसरा है अपना अंतर यह है कि वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का एक सूत्र है CO2, तो CO2 व जल है। अवायवीय श्वसन में तीसरा है अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद, हमने बताया था कि CO2 तो है सेम, CO2 व जल की जगह यहाँ क्या है, लैक्टिक अम्ल है। इसके बाद जो चौथा है अपना कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद जो पांचवा है कि इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी होती, 38 ATP। अब ये जो 38 ATP है ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है कि वायवीय श्वसन में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो आप लोग ध्यान से लिखना 38 ATP। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट में पूछा जाएगा तो ध्यान रखना कितनी होती है, 38 ATP। इसी प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि अवायवीय श्वसन में कितनी होती है, तो इसमें लिखना है 2 ATP। इसका पांचवा अंतर जो है अवायवीय का कि इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और कभी पूछ ले कि अवायवीय श्वसन में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो 2 ATP। इसके बाद जो अपना लास्ट अंतर छठवां कि यह कोश का द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और ये है कि यह केवल कोश का द्रव्य तथा मानव के पेशी कोशिका में होती है। ये हो गया अपना छठवां पूरे अंतर होगा। लेकिन अभी इसमें देखना आप लोग कि क्वेश्चन था कि कुछ अवायवीय जीवों के नाम लिखिए, तो हमने आप लोगों को बताए हैं, ये दिए है ना, ईस्ट व फीताकृमि। अगर आए तो आप लोग याद रखना कि कुछ अवायवीय जीव कौन कौन से हैं, ईस्ट व फीताकृमि। ये दोनों जो इसमें दिए हैं ना उदाहरण में, यही आप लोग लिख लेना कि कुछ अवायवीय जीव कौन से हैं, ईस्ट व फीताकृमि। हो गया ये आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन, ध्यान रखना अच्छे से। जो आप लोगों का जो अगला क्वेश्चन 10वां है वो है आप लोगों का कि मानव के वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के कार्य लिखिए या इनके प्रमुख कार्य लिखिए। तो मानव में जो वहन तंत्र होते हैं उनके घटक कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो घटक होता है मानव के वहन तंत्र का वो होता है हृदय। हृदय तो आप लोगों को पता है क्या करता है, पंप की तरह कार्य करता है। मतलब हृदय रक्त को पंप की तरह कार्य करता है, ऑक्सीजन को अंदर बाहर क्या करता है, एक पंप की तरह कार्य करता है। उसके बाद जो अपना दूसरा वहन तंत्र है वो है रुधिर वाहिकाएं। ठीक है, रुधिर वाहिकाएं, जो रुधिर वाहिकाओं के अंदर होता है, जैसे रुधिर वाहिकाओं के अंदर क्या पाए जाते हैं, धमनियां, स्राएं, कोशिकाएं। ठीक है, रुधिर वाहिकाओं के भी 3 भाग होते हैं, धमनियां, स्राएं व कोशिकाएं। अब जो धमनियां हैं इनके क्या कार्य हैं, तो जो धमनियां होती हैं, जो हृदय में जो शुद्ध रक्त होता है, जो धमनियां, तो हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों तक ले जाती हैं। उसके बाद जो स्राएं होती हैं, स्राएं शरीर से जो शरीर के अंग हैं उनमें जो अशुद्ध रक्त हो जाता है तो वो शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक अशुद्ध रक्त ले जाती हैं। कोशिकाएं क्या हैं, जो कोशिकाएं होती हैं वो जो धमनियां हैं, धमनियों का ही एक जो छोटी छोटी कणिकाएं वितरित हो जाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, कोशिकाएं कहलाती हैं। मतलब धमनियों के छोटे रूप क्या कहलाते हैं, कोशिकाएं कहलाते हैं। इसके बाद जो तीसरा जो अपना वहन तंत्र है वो है रक्त। अब रक्त में क्या क्या पाया जाता है, रक्त में पाए जाते हैं सबसे पहले प्लाज्मा, RBC जिसे अपन लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, WBC जिसे कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है एक घुलनशील अवस्था में पाया जाता है, रक्त में प्लाज्मा घुलनशील अवस्था में पाया जाता है। जो RBC है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसी के कारण क्या होता है, इनका रंग कैसा होता है, लाल होता है। RBC का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और जो WBC है, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। जो WBC है अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती हैं। मतलब जो कीटाणु अपने अंदर चले जाते हैं तो उनको क्या करती हैं, उनसे लड़ने में मदद करती हैं, उन्हें नष्ट करने में क्या करती हैं, मदद करती हैं।
इसके बाद है प्लेटलेट्स। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं रक्त में, ये रक्त के थक्का जमने के कारण बहुत जरूरी होते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्काकरण, रक्त के थक्का जमने में मदद करना। अब हम आप लोगों को पूरा समझा रहे यहाँ पर लिखकर कि मानव वहन तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो अपन को लिखना है मानव वहन तंत्र के प्रमुख घटक निम्न हैं। मानव वहन तंत्र के प्रमुख घटक निम्न है कौन कौन से, वो हम आप लोगों को समझा रहे। हमने आप लोगों को अभी मौखिक समझाया था, अब आप लोगों को पूरा लिखना है, ध्यान से देखना, पूरा क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लेना। फेयर में हम आप लोगों को बोल के बता रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों को दिखाई नहीं दे अच्छे से तो हम जो बोल रहे हैं वो समझ लेना, ठीक है। आप लोगों को लिखना है कि मानव वहन तंत्र के प्रमुख घटक निम्न हैं कौन कौन से हैं, हम बता रहे हैं हृदय, रुधिर वाहिकाएं व रक्त। उसके बाद उनके कार्य इस प्रकार हैं। कार्य हैं, हृदय का कार्य जो होता है, सबसे पहले अपन पहली हेडिंग डालेंगे हृदय। तो हृदय का कार्य होता है यह एक पंप की तरह कार्य करता है, ठीक है, ये हो गया हृदय का कार्य। अब अपन दूसरी हेडिंग डालेंगे रुधिर वाहिकाएं। तो जो रुधिर वाहिकाओं के अंग होते हैं वो हमने लिखे हुए हैं। तो रुधिर वाहिकाओं का पहला अंग जो है वो है धमनियां। धमनियां ये लिखा है, तो धमनियों में लिखना है अपन को कि हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। कौन ले जाती हैं? धमनियां। इसके बाद है शिराएं। तो विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक वापस लाती हैं, ये हो गई शिराएं। तीसरी जो है कोशिकाएं। कोशिकाएं हैं जो धमनी छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कोशिकाएं कहते हैं। ये हो गया अपने हृदय और रुधिर वाहिकाओं। इसके बाद हमने इस साइड लिखा हुआ है तीसरा भाग रक्त। तो रक्त है यह परिवहन का माध्यम है जो निम्न है। सबसे पहले प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में क्या क्या होता है? भोजन के अणु, लवण, हार्मोन, प्रोटीन आदि विलीन रूप में होते हैं। किसमें होते हैं? प्लाज्मा में। विलीन मतलब होता है घुले हुए रूप में होते हैं। इसके बाद है अपना आरबीसी। आरबीसी बताया हमने कि लाल रक्त कणिकाएं, उन्हें ही कहते हैं आरबीसी। तो इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को ले जाता है। इसके बाद है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं। तो संक्रमण से लड़ने में सहायता करता है। कौन करते हैं? सहायता करती हैं डब्ल्यूबीसी। इसके बाद है अपनी प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का हमने कार्य बताया था कि प्लेटलेट्स रक्त के थक्काकरण में सहायक होता है। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो अपने रक्त का जो थक्का जम जाता है ना, तुरंत वो थक्का नहीं जमेगा और रक्त निकल जाएगा। तो प्लेटलेट्स रक्त के थक्काकरण में सहायक होता है। ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। हमने आज आप लोगों को 3 क्वेश्चन समझाए हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोग बार बार वीडियो देखना, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो अब इसके बाद हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन समझाएंगे। अब आपको रेगुलरली वीडियो मिलते जाएंगे, क्वेश्चन आंसर समझते जाएंगे, आप लोग डेली अच्छे से याद करना। इसके बाद आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन तीनों अच्छे से समझ में आए हों तो प्लीज़ अब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।